हिंदू मुस्लिम का वो इस वक्त हावी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी सारे मुद्दे गौण हैं, कि महंगाई का मुद्दा गौण है, या जो है अर्थव्यवस्था की जुगाड़ी पटरी से उतरी हुई है वो गौण है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए हैं वो गौण है, गैस के दाम, ऐसा नहीं है। और अगर ऐसा होता तो सरकार को पेट्रोल के डीजल के दाम कम करने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ता। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो कम किया ही है उन्होंने, 105 से फिर 96 पे लेके आए हैं। तो कहीं ना कहीं एक दबाव तो है सरकार के ऊपर। ऐसा नहीं है कि दंगे या हिंदू मुस्लिम ये सारी चीजों को ढक लेंगे। ठीक है, ये एक फौरी तौर पर, अस्थायी तौर पर लोगों का ध्यान बटा सकते हैं। लेकिन आदमी जब घर से निकल कर बाजार जाता है, और जब वो दुकान पर सामान लेता है, और जब उसकी जेब पहले की अपेक्षा जल्दी ज्यादा खाली होती है, तो फिर वो लौटता है अपने इन्हीं मुद्दों पर। तो ये सही है कि चूंकि इस वक्त निकट में कोई चुनाव नहीं है, तो उसका नतीजा उसको दिखाई नहीं पड़ रहा। अभी गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव है दिसंबर में, तो तब थोड़ा सा एक अंदाज लगेगा कि दंगे भारी हैं या महंगाई भारी है। हालांकि चुनाव कई बार ध्रुवीकरण हो जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव को लोग कह सकते हैं कि साहब देखिए उत्तर प्रदेश में तमाम सारे कोशिशों के बावजूद आखिरकार जो है ये समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं जीत पाई। तो उसके पीछे खाली हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण ही नहीं था, उसके पीछे कहीं ना कहीं राशन जो मुफ्त गरीबों को मिल रहा था, वो एक बहुत बड़ा कारण था। तो पेट की जो आग है वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, और वो आखिरकार कहीं ना कहीं रंग लाती है। हो सकता है जो आदमी महंगाई झेल रहा है, आम आदमी जो परेशान है बढ़ती कीमतों से, वो सड़क पर ना उतरे, वो कुछ ना निकले। लेकिन जब वोट डालने का टाइम आता है अपना, तब लोग अपना गुस्सा, अपनी नाराजगी मत पत्र के माध्यम से, बैलेट के माध्यम से जाहिर करते हैं। ये इस देश का इतिहास रहा है। आजादी के बाद, आजादी के बाद हमारे देश में सत्ता परिवर्तन कोई बंदूक से या कोई उससे नहीं हुआ, जबरदस्ती की कोई किसी ने कर लिया, हमेशा बैलेट से ही हुआ है। चाहे वो 67 की संविधान सरकारें बनी हो राज्यों में, चाहे 77 में जनता पार्टी की सरकार बनी हो, शांति के साथ लोगों ने या 89 में राजीव गांधी जब हारे और वीपी सिंह आए, उसके बाद जितना भी परिवर्तन हुए तो वोट से हुए। ठीक है, उसमें कारक बहुत सारे होते हैं, लेकिन लोग इस देश में निर्णायक मत देते हैं। 2014 में भी लोगों ने दिया। अब रही बात इसकी कि सवाल उठता है कि आखिर ये फिर हिंदू मुस्लिम और ये दंगों का जो पूरा नैरेटिव है, और जो दंगों का ये क्यों है, इसके कई कारण हैं। कुछ कारण तो ऐसे हैं, स्थानीय कारण होते हैं। कुछ ऐसे हैं कि जो माहौल पिछले लगभग 10 वर्षों से आप कह सकते हैं बना हुआ है, या और पहले से बना हुआ है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न ऐसे थे जो जिनको समय रहते अगर सुलझा लिया गया होता तो शायद आज वो मुद्दे बन के ना खड़े होते। लेकिन माहौल धीरे धीरे बनता रहा, और एक जो डिवाइड हिंदू मुस्लिम का है, वो जब 2014 से पहले डिवाइड तो था समाज में, लेकिन उतना खुलकर नहीं था। उतना जो है बिल्कुल सड़क पर नहीं आया था, कुछ लिहाज, कुछ पर्दा बाकी था। बातें होती थी बड़ी बड़ी। बाबरी मस्जिद जब टूटी तो 1992 में, तो वो डिवाइड ही था। जब टूटी उसके बाद दंगे हुए जगह जगह, तब भी डिवाइड था। लेकिन उसके बावजूद जो चुनाव हुए, तो उन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को कोई बहुत आशातीत सफलता नहीं मिली। सफलता मिली लेकिन बहुमत नहीं मिला। बहुमत मिलता है 2014 में, और 2014 में मंदिर का मुद्दा कहीं नहीं था। 2014 में विकास का मुद्दा, गवर्नेंस का मुद्दा, मजबूत सरकार का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, स्त्री सशक्तिकरण का मुद्दा, उस समय के नारे आप देखिए बीजेपी के 2014 में। सारे नारे जो है, कहीं कोई मंदिर का कोई नारा नहीं था, कोई हिंदू मुस्लिम का नारा नहीं था। नारे तो सारे विकास के थे, गुजरात मॉडल की चर्चा थी, और उसका बहुमत मिला। लेकिन बीच बीच में जब भी चुनाव आए, उत्तर प्रदेश के चुनाव 2017 का आया, तो उसमें शमशान कब्रिस्तान की चर्चा हुई। इस बार भी 80-85 की 50 80-20 की बात हुई, कैराना को लेके आया गया। कुल मिला के नैरेटिव में वो मुद्दा रहता है। तो वो हिंदू मुस्लिम का जो है ये एक तड़का है दरअसल। जो सामाजिक न्याय की ताकतें थी, जो पिछड़ों को गोलबंद करके चुनाव लड़ती थी, अब मोदी जी ने उसमें भी सेंधमारी कर दी। अब वो स्वयं अपने आप में अपनी जाति उन्होंने बिहार के चुनाव में बताई कि वे पिछड़े वर्ग से आते हैं। जिस तरह केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री बनाए गए, पूरा मंडल कार्ड मंडल 2 कहा गया, तो एक तरह से उन्होंने पिछड़ी जातियों को गोलबंद किया अपने पक्ष में। तो बहुत सारे नैरेटिव बनाए, और उसमें हिंदुत्व का भी नैरेटिव है। ये सब मिला जुला करके भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति बनाती है। तो महंगाई, लेकिन फिर वही बात आ जाती है घूम फिर करके कि अर्थव्यवस्था और महंगाई ये दो ऐसे मुद्दे हैं जो बिल्कुल मुंह बा करके, जिसको कहते हैं मुंह बाए खड़े हैं जनता के सामने।
और सत्ताधारी दल के पास इनका कोई सार्थक सशक्त तोड़ अभी नहीं है और इनका तोड़ हो भी नहीं सकता। इनका तोड़ तभी हो सकता है जब अर्थव्यवस्था की गाड़ी पटरी पर आए, रोजगारों का सृजन हो, महंगाई काबू में आए, तभी तोड़ हो सकता है। और अभी जो अर्थव्यवस्था की स्थिति है, और अर्थव्यवस्था और शांति व्यवस्था दोनों जुड़े हुए हैं। हमेशा किसी भी देश में जहां सामाजिक अशांति होगी वहां अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हो सकती। ये अकाट्य सिद्ध सिद्धांत है। दुनिया का कोई भी देश जब जब वहां शांति व्यवस्था होती है, सामाजिक समरसता होती है, तब वो विकास करता है। आप यूरोप को देख लीजिए या आप अमेरिका को देख लीजिए, आप किसी भी देश को देख, चीन को देख लीजिए। चीन में भले तानाशाही व्यवस्था, वहां की एक पार्टी की तानाशाही हो, लेकिन वहां जाति के मुद्दे पर, धर्म के मुद्दे पर, इन मुद्दों पर कोई अशांति, कोई मतभेद नहीं है। जो भी तभी तरक्की कर रहा है। वहीं उत्तर कोरिया, वो भी तानाशाही है, वो तरक्की नहीं कर पा रहा है क्योंकि वहां जो है लोगों को उस तरह मौका नहीं दिया जा रहा। काम दबाव में है लोग। अब श्रीलंका का उदाहरण हमारे सामने है। श्रीलंका में तो पूरा सिंघली राष्ट्रवाद के मुद्दे पर पूरी ये सरकार, जो राजपक्षे की जो परिवार, राजपक्षे परिवार की सरकार जो थी, वो सिंघली राष्ट्रवाद के मुद्दे पर आई थी। पूरा सिंघली, जिस तरह हमारे यहाँ हिंदुत्व का मुद्दा गर्म किया था, वैसे सिंघली राष्ट्रवाद का मुद्दा था। और वहां अल्पसंख्यकों के खिलाफ, तमिल अल्पसंख्यकों के खिलाफ, मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ, ईसाई अल्पसंख्यकों के खिलाफ, जिस तरह बौद्ध और सिंघली जो क्या कहते हैं जो प्रभुत्व था, वो जिस तरह से राजनीतिक रूप से, वैचारिक रूप से आगे लाया गया था, लेकिन अर्थव्यवस्था की हालत ने सब चूर चूर कर दिया। वहां की जब आर्थिक हालत ये है, बेरोजगारी और महंगाई, और पता लगा कि बिल्कुल लोगों के पास खाने तक का, तो सारा सिंघली राष्ट्रवाद धूल दूषित हो गया और सब लोग एकजुट होकर के सड़कों पर आए। और वही महिंदा राजपक्षे को इस्तीफा देना पड़ा और विक्रमादित्य सिंह को मंत्री बनाना पड़ा, और उसके बाद प्रधानमंत्री का घर जला दिया गया, और क्या क्या नहीं हुआ श्रीलंका में। तो पेट की आग बहुत बड़ी आग होती है। अगर इस आग को समय रहते शांत नहीं किया जाता है, तो फिर आप किन्हीं चीजों पर जो है, खाली ये भावनात्मक मुद्दे जो है, उन पर लंबी राजनीति नहीं हो सकती है, फौरी राजनीति तो हो सकती है। जो अर्थव्यवस्था, जो चूंकि मैं अर्थशास्त्री नहीं हूं, मुझे आर्थिक विषयों की थोड़ी जानकारी उतनी नहीं है जितनी राजनीतिक विषयों की होती है, लेकिन फिर भी जितना सामान्य ज्ञान है उस आधार पर कह रहा हूं। जो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स में कितनी तरक्की हुई है और कितनी जो है अवनति हुई है, ये अजय भाई और रत्नेश जी बहुत बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि हम सबके सामने है अर्थव्यवस्था। भाई आज जीएसटी कलेक्शन की आप स्थिति देखिए, राज्य जीएसटी मांग रहे हैं, हिस्सा मांग रहे हैं, उनके सामने वो है। जिस तरह पेट्रोल डीजल पर जो एक्साइज है, वो एकमात्र स्रोत है, सबसे बड़ा स्रोत है सरकार की आमदनी का। और जो उद्योग में, ट्रेड व्यापार में जो गिरावट आई है, जो आंकड़े बताते हैं, बेरोजगारी की दर जिस तरह बढ़ी है, तो ये सब संकेत हैं कि अर्थव्यवस्था की गाड़ी पटरी पर। और मुझे लगता है कि अर्थव्यवस्था की गाड़ी पटरी पर से उतरी कब? ये उतरी नोटबंदी के दौरान से, जिसकी चर्चा अब नहीं होती है। अगर कोई मैं तो जिस वक्त नोटबंदी आई थी, तो मैं तो अपने सामान्य ज्ञान के आधार पर, मुझे समझ में नहीं आया था क्यों प्रधानमंत्री जी लाए हैं। ठीक है, उन्होंने बहुत बातें कही थी कि काला धन खत्म होगा, आतंकवाद पे लगाम लगेगी और जाली नोटों पर लगाम लगेगी, लेकिन अब सरकारी आंकड़े कुछ और बयान कर रहे हैं। आतंकवाद कश्मीर में उतने उसी तरह से है, काला धन जो है वो सबके सामने तस्वीर है, कैश फ्लो बढ़ चुका है। अभी तो जाली नोटों की बात भी आ गई। जाली नोट जो है 2000 के, उसके बहुत सारे मार्केट में चल रहे हैं, तो आरबीआई के और सबके आंकड़े हैं। तो कुल मिला के, लेकिन नोटबंदी से हुआ ये कि जो भारत की अर्थव्यवस्था की विशेषता है, और भारत ही नहीं, तीसरी दुनिया के या विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था में नकदी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।